गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2023 जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पे हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट 2019 जुलाई में आए हुए थे। ठीक है, तो एक पॉइंट और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं कि जब भी आप सीटेट का पेपर बनाइए तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको, जैसे ये पेपर 2 में डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे, तो पेपर 2 में आपको 6 to 8 के बच्चों को माइंड में लेके चलना है, उन्हीं को प्राथमिकता देते हुए। और अगर आप पेपर 1 बना रहे हो तो पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के बच्चों को माइंड में लेके हुए आगे चलना है। ठीक है, तो ऐसे में आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पैराग्राफ से जो क्वेश्चन आते हैं 15, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 15 क्वेश्चन पैडागोजी के डिस्कस करेंगे। वहाँ पे मैं वीडियो में प्रॉपर तरीके से 2 पार्ट में कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीड, याद रखना पहले ये ऑप्शन अटेम्प्ट मत करना, पहले पैराग्राफ रीड करिएगा अच्छे से, तब माइंड में चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। ठीक है, पैराग्राफ में देखते हैं क्या दिया गया है। आज शिक्षक की भूमिका का उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही, वह तो मात्र एक प्रेरक है। ये जैसे की पॉइंट मिलते हैं तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। शिक्षार्थी स्वयं सीख सकें। ठीक है, उन उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरा विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा ताकि शिक्षार्थी समकालीन, यहाँ याद रखिएगा, समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा का ग्रहण कर सके। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। पैराग्राफ एक बार पूरा रीड कर लेंगे तो आंसर फटाफट आपका हो जाएगा। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं होती, याद रखिएगा, कोई एक विधि नहीं होती। जैसे कि मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय प्रवाह का महत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखन के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों, आगे देखिए क्या दिया गया है, उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विद्या परिवर्तन व उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है, याद रखिएगा, ये पॉइंट अच्छा है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, लगभग इससे नहीं, इससे आपके 8 क्वेश्चन लगभग रहेंगे। और फिर पोयम है, ऐसी प्रणाली जो रटन प्रणाली से मुक्ति बनाती है, ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। परंपरागत साँचे का अनुपालन न करें, अपना ढांचा निर्मित कर सकें, इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बधे बधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। शिक्षार्थियों में उत्तर साँचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इसे खुलेपन की चुनौती को स्वीकार आवश्यक है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, मूल्यांकन से ही दिया गया, अभी आपने पढ़ा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, यह सीखने की एक विधि है, रटंत का अंत करता है। मूल्यांकन रटंत विद्या से मतलब यहाँ पे कोई कह रहा है कि मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। मूल्यांकन के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो मूल्यांकन के बारे में नीचे दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मूल्यांकन क्या बोला है? मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली को रटन प्रणाली से मुक्त दिला सके। मतलब यह प्रणाली जो होती है, यह रटन प्रणाली से मुक्ति दिला सके, मतलब कि रटना नहीं है। परंपरागत साँचे का अनुपालन न करें, अपना ढांचा निर्मित कर सके, इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बधे बधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर साँचे में हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, चीज़ों को समझ के चलेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। इतना आसान भी नहीं रहता हिंदी का, याद रखिएगा, इतना भी हल्के में मत ले लेना। ओके, तो आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है
इसका निश्चित ढांचा होता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। मूल्यांकन के बारे में, यहाँ पे ढांचे के बारे में बोला भी गया था, आप देख सकते हैं नीचे पढ़ा आपने। तो 91 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ही होगा। ये मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, उसके अलावा सारे सत्य हैं। ठीक है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, ये भी सही है। यह सीखने की एक विधि है, ये भी सही है। रटंत का अंत होता है, ये आपने देख ही लिया। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड में दिया गया है समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। समास में बोला गया है कि दिन प्रतिदिन, एक दिन प्रतिदिन एक यहाँ पे आया, देखो दिन प्रतिदिन। तो समास में भाषा शिक्षण अलग शब्द होता है, अर्थ ग्रहण अलग होता है, युग चेतना अलग होता है। दिन प्रतिदिन समास में आता है, ये होता है आपका द्वंद्व समास, जिसमें ये वाला साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये दिन प्रतिदिन समास के अंदर, ये द्वंद्व समास के अंदर आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड देखेंगे। थर्ड में दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। शिक्षार्थी, छात्र, ये तो सही है। सहभागी, परीक्षार्थी, किशोर, मानस, अध्यापक, अध्येता, ये तो बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 94, इसमें दिया गया है कि सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। तो सह उपसर्ग कौन सा यूज हुआ है, सह, और सहभागिता लास्ट में क्या आ रहा है, ता। तो यहाँ पे ईता है, तो ये गलत हो जाएगा। ईता, ये भी गलत हो जाएगा। ता है, लेकिन यहाँ पे सह, ओनली स है, तो सह ता, स आपका उपसर्ग हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो समकालीन के लिए जो होगा, मतलब कि समसामयिक आप पढ़ते हो, जैसे समसामयिक घटनाएं पढ़ते हो ना, तो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, तो समकालीन का मेन मतलब जो होता है वो आपका समसामयिक ही होता है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, 96 देखते हैं। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। याद रखिएगा, नहीं पूछ रहे हैं, कौन सा नहीं है। तो परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं। तो 96 जो राइट आंसर होगा वो पहला होगा कि परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। ये आपका गलत है, असत्य है, मतलब इसे छोड़ा जा सकता है, तो ये पूछा है नहीं, तो इसका नेगेटिव में जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि शिक्षक के किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। पाठ प्रस्तुति से संबंधित, पाठ के भीतर से उभरने वाली, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ पढ़ाते हुए आने वाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा पाठ के भीतर से उभरने वाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 97 का राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद है आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है भाषा और शैली, मानवीकरण और बिंब विधान, लय और प्रवाह। जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लय और प्रवाह के बारे में बोला गया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन क्लियर होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। कहानी का विधा परिवर्तन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, कहानी और मौखिक सुनाने का अभ्यास, कहानी का वाचन। तो 99 राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 99 के बाद यहाँ पे अब शुरू हो रहा है, ये आपका पोयम दिया गया है। फिर से एक देखो दो पैराग्राफ आते हैं, एक गद्य, कभी कभी दोनों गद्य ही दे देता है और कभी कभी एक गद्य और एक पद्य देता है। ठीक है, तो गद्य जरूर रहता है। यहाँ पे पद्य में दिया गया है कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम खींचता और बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी, चादर सी पास ही दहक रही है। फिर आगे है इसमें पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। गले मतलब यहाँ पे होता है झुंड। ठीक है, गले का मतलब यहाँ पे क्या होता है, झुंड। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चीलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ये आपका पोयम है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आइए देखते हैं। 99 के बाद 100 क्वेश्चन है ये आपका। अब इसमें 7 क्वेश्चन रहते हैं, पहले में 8 थे। अंधकार के सिमट बैठे होने का कारण है, किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, स्थान का अभाव है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 100 का ये होगा सेकंड, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद इनमें बहुत ही ध्यान से करना रहता है क्वेश्चन। फिर आगे है अचानक, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना, सुनते हो की आवाज़। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, सुनते हो की आवाज़। आपने पैराग्राफ में पोएम जो पढ़ा वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, गले का मतलब मैंने बताया था पूरा भीड़ भाड़। किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला से समानार्थी हैं? गल्ला, सौदा, माल, गोदाम, रेवण, झुंड, भीड़, रेला, भीड़भाड़, रेल पेल, फिर इसके बाद है भगदड़, झुरमुट, समूह, भीड़, दर्शक, झुंड। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, रेवण, झुंड, भीड़, रेला। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कविता में दो, इसमें दिया गया है कि 103 कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों तद्भव हैं, तो ये दोनों तद्भव तो होते ही नहीं, पता है अंधकार अंधेरा एक एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। पहला तद्भव है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका तत्सम होता है। ठीक है, दूसरा तद्भव है, हाँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 103, राइट आंसर थर्ड। और ये दोनों तत्सम ये भी गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूप को अनुपयुक्त माना जा सकता है? आकाश का साफा, मोर की आवाज़, जंगल की अंगीठी, सूरज की चीलम। तो शाम का सचित्रण चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त अनुपयुक्त माना गया, उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त माना गया? तो 104 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जंगल की अंगीठी, सूरज की चीलम, ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन ये वाला अनुपयुक्त होगा। ठीक, मोर की आवाज़। फिर इसके बाद है यहाँ पे पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि जंगल में आग लगी होती है, पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है। पलाश, खिले पलाश में वन आग के समान दिखते हैं और पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। तो इसका राइट आंसर आपने पढ़ा होगा अभी पैराग्राफ उसमें पोयम में कि जो पलाश है वो ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, तो ये थे पैराग्राफ के लगभग 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ से पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें दिया गया उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा, यहाँ पे डैश दिया गया, और डैश व अन्य विषय शिक्षण युक्ति में उपयोगिता। तो प्राथमिक शिक्षक स्तर पर बच्चों में भाषा विकास के लिए जरूरी है कलात्मक साहित्य, पहला ऑप्शन दिया गया। दूसरा दिया गया भाषिक और साहित्य, परिवेश और भाषिक, साहित्य और कला। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है बच्चे को भाषा सिखाना है, तो पहला ऑप्शन में क्या रहेगा यहाँ पे भाषिक आएगा और दूसरे में क्या आएगा साहित्य आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखेंगे। 107 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, दोनों ठीक है। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, ये भी ठीक है। मतलब ये तीनों सही हैं, लेकिन हमें निगेटिव में आंसर ढूंढना है। आगे दिया हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना था, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत आंसर है निगेटिव में, तो इसलिए यही वाला राइट आंसर होगा। याद रखिएगा निगेटिव में आंसर पूछा गया था, कौन सा नहीं सही है। फिर आगे देखेंगे, इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने व भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए आवश्यक पुस्तक के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पाठचर्या सामग्री क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण कराया जाना, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, और शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए शैक्षिक भ्रमण किया जाए। तो 108 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, मतलब और चीज़ें भी उसमें ऐड की जा सकती हैं, जैसे कि पोस्टर पत्र, मतलब बहुत चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा। तो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका थर्ड होगा। ये तो पाठचर्या सामग्री क्रियाओं का अधिकाधिक, मतलब किसी भी एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, मतलब उसमें और चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
109 नंबर देखेंगे। 109 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखेंगे, यहाँ पे ये जो है इसमें है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाले घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी और नीलकंठ की नृत्य भंगिता को सबसे अपने सचित्र में प्रस्तुत करिए। भाषाएं और फिर मोरमोनी के नाम के आधार पर रखे गए हैं, किस आधार पर रखे गए। तो सबसे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हमको लग रहा है कि अपने शब्द चित्र में वर्णन करिए, मतलब नीलकंठ की नृत्य भंगिता को अपने शब्द चित्र में, मतलब डिटेल में अपने बारे उसके बारे में लिखना जो होता है, ये सबसे बेटर तरीका होता है। मतलब बच्चों के भाषाई विकास का पता चलता है कि वो क्या क्या चीज़ें सीख रखे हैं। ठीक है, तो 109 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद है 110। इसमें दिया गया भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग, मतलब अधिक प्रयोग, विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री। तो देखिए जो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है, परिवेश तो होता है आसपास जैसे बोला जाता है वैसे सीखता है, लेकिन जो अच्छा मतलब माना जाता है वो संचार माध्यमों को, मतलब जो भी चीज़ें हैं जैसे इंटरनेट हुआ। 110 समृद्ध भाषा परिवेश संचार। तो संचार से देखिए बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी भी आती है, तो ये वाला हमको लग रहा है उतना बेटर नहीं होगा। तो यहाँ पे 110 का जो समृद्ध भाषा परिवेश, अगर आसपास एरिया में, ये भी संचार माध्यम, अब बच्चा ज़्यादा फ़ोन चलाएगा तो भी दिक्कत है, टीवी देखेगा तो भी दिक्कत है। तो परिवेश आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ये बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है और बच्चा वहाँ से भाषा के बारे में अच्छे से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि पहला ऑप्शन है शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करें, शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने और शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए और जैसे वे समझते हैं अगर उनकी भाषा में समझते हैं तो थोड़ा उसी बेसिस को भी लेके चलना है और एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप करना चाहते हैं थोड़ा बहुत वो भी पढ़ाएं, लेकिन बच्चों की जो मातृभाषा है उसको टीचर को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया गया है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो संभव है कि वह ग्रसित है। याद रखेगा कक्षा 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले, अब कोई क्या करेगा कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता लगा देगा डिस्लेक्सिया, लेकिन ये नहीं बोल रहा है वो पढ़ती है रूबीना इस क्लास में, लेकिन दिक्कत क्या है उसे लिखने में समस्या है, तो लिखने के लिए होता है डिस्ग्राफिया। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे दिया गया है कि हिंदी भाषा में विविध रूपों से परिचित कराने डैश सर्वाधिक सहायक है, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा का पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, हिंदी भाषा में समाचार पत्र व विज्ञापन। 113 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्रियाँ जो होती हैं हिंदी भाषा के विविध रूपों में परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक होती हैं। ठीक है, फिर अगला 114 क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। याद रखेगा, निगेटिव ध्यान रखेगा, स्वाभाविकता, सहजता, व्याकरण, भाषाई परिवेश। तो भाषाई परिवेश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आसपास चीज़ों से ही बच्चा अच्छे से सीखता है, जैसे उसके माता पिता या उसके दोस्त या पड़ोसी लोग बोलते हैं तो उससे बच्चा सुन करके चीज़ों को सीखता है। स्वाभाविकता ये भी ठीक है, सहजता ये भी ठीक है, लेकिन व्याकरण भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने के लिए मुख्य अंतर का आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा, यहाँ का राइट आंसर थर्ड। फिर इसके बाद है यहाँ पे स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। तो 115 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, इसमें भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन रहेंगे, इसको थोड़ा आप टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रकार का
स्वरूप को पोषित करता है। सूत्र शैली व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्यपुस्तक व्याकरण, प्रत्यय का समस्त ज्ञान। तो यहाँ पे 116 का राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 117 देखेंगे। इसमें दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रिया से। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्यिक विधाओं से। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण या उपयोगी पाते हैं? निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, अनुमान विधि, आगमन विधि। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। फिर यहाँ पे निगेटिव में पूछा गया। याद रखिएगा आप भाषा शिक्षण का उद्देश्य है मत पढ़ लेना, यहाँ पे नहीं है। तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, परिभाषा के बारे में बहुत जरूरी नहीं रहता। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। तो इसमें कौन सा नहीं करना है? तो आई थिंक इसमें 119 का पहला ही होगा, क्योंकि भाषा को रटने या भाषा के व्यवहारिक बिंदुओं की परिभाषा के लिए मना किया जाता है। कोई रटना नहीं है या जानना, मतलब जानना तो मतलब समझ के आप कर सकते हैं, लेकिन रटना, परिभाषाओं को जानना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता भाषा शिक्षण में। ठीक है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें दिया गया भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है, ये होता है। एकमात्र उद्देश्य, ये भी गलत है, क्योंकि एकमात्र नहीं, बहुत इसके एकमात्र उद्देश्य नहीं बोल सकते। मुख्य उद्देश्य ये भी नहीं है, वो केवल उद्देश्य है। मतलब भाषा से नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य होता है न, और ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2019 जुलाई में आए हुए थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले मैंने बाल विकास की वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे बाल विकास का जो 2019 जुलाई का पेपर जो था बाल विकास का, वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।